अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, वो कल जहां मैंने एंड किया था वो मैं रिकैप दे देता हूँ, और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आ जाएगा आस्ता आस्ता, हल्की आंच पे रखेगा ना तो आस्ता आस्ता इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, चीज पकनी शुरू हो जाएगी। 12 लिख रिकैप दे देता हूँ। अगर हम बेसिस लें डायरेक्ट लेबर आर्स, तो OAR क्या निकला था? 58 168 पर आर। और अगर हम मशीन आर्स लें तो OAR निकला था 140 पर आर। अगर हम यूनिट्स को बेस लें तो OAR निकला था 84 पर यूनिट। अगर बेस लें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को तो OAR निकला था 70% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। अगर हम बेस लें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को तो OAR निकला था, और अगर प्राइम कॉस्ट को लें तो OAR निकला था 0.25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। एक तो मैं इन OARs के मतलब दोबारा समझाता हूं, और इसका फिर मैंने इस्तेमाल करके जो पर यूनिट निकाला था वो दोबारा बताता हूं। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उन्होंने गाड़ियां किराए पे देनी है, तो उन्होंने कस्टमर को प्राइस चार्ज करनी है, तो जरूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई अपने खर्चों का रेट निकाला। जैसे कोस्टर किराए पे देनी है तो उस कोस्टर का इंजन ऑयल भी चेंज होना है, उसके ड्राइवर की, कंडक्टर की सैलरी भी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, तो उन्होंने सारे खर्चे का एक रेट बनाया कि 500 रुपए पर किलोमीटर। इस 500 रुपए पर किलोमीटर की इंटरप्रिटेशन क्या है? उन्होंने हिसाब किताब लगाया है कि गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी तो 500 रुपए खर्चा है। अब ये फायदा क्या दे रहा है उनको, ये वाली कैलकुलेशन? अगर एक कस्टमर आया है कि जी मैंने ये गाड़ी लेके जानी है मरी, तो इतने इतने किलोमीटर लगेंगे। अच्छा, वो कहेंगे इतने इतने किलोमीटर लगेंगे, 500 इंटू इतने, हमारा इतना खर्चा होगा, ठीक है जी इतने पैसे दे देना आप हमें इसके। तो इन खर्चों का इस्तेमाल अगर एक रेट की शक्ल में निकाल लिया जाए तो बिजनेस को फैसले करने आसान हो जाएगा। और मिसाल लेता हूं, अगर कोई ये जो इवेंट हॉल्स होते हैं, ये जो शादी हॉल वगैरह होते हैं, इन्होंने किसी फंक्शन के लिए, किसी किसी मीटिंग के लिए, किसी और गैदरिंग के लिए अगर हॉल किराए पे देना है, तो वहां के मुलाजमों की तनख्वाह भी है, बिजली का बिल भी है, सफाई का खर्चा भी है, कुर्सियों की मेंटेनेंस भी है। तो अगर उन्होंने कस्टमर को पैसे चार्ज करने हैं तो अपने जहन में उन्होंने कुछ तो कैलकुलेशन की होगी ना कि हमें खर्चे पर आर इतने पड़ते हैं। इस बात का मतलब है कि वहां पर कोई भी इवेंट 1 घंटा चलेगा तो इतने खर्चे होंगे हमारे। क्या फायदा ये रेट जानने का बिजनेस को? अगर कोई कस्टमर 6 घंटे के लिए वो हॉल ले रहा है किराए पे, तो बिजनेस कैलकुलेशन करेगा, अच्छा 1 घंटा हो तो इतना खर्चा होता है, 6 घंटा इतना, इतने पैसे चार्ज करेंगे हम आपको। तो बिजनेसेस के लिए खर्चों को किसी एक रेट की शक्ल में कैलकुलेट करना उनको आगे आसानी देगा डिसीजन मेकिंग करने में। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का ये कॉन्सेप्ट कि बिजनेस ने अपने ओवरहेड्स के लिए साल के शुरू में एक रेट बना लिया। इसका यूज क्या है? किसी भी टोटल एक्टिविटी के लिए वो प्लान कर सकता है कि इतना खर्चा होगा। अब उसको किस शक्ल में कैलकुलेट करना है ये बिजनेस की मर्जी। जैसे आपको अगर बचपन में स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आर्स मेथड की डेप्रिसिएशन सिखाई है, तो इसका मतलब है कि हर बिजनेस ये सारे मेथड लगाता होगा, कोई एक लगाता होगा। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ मेथड्स बताए हैं, बिजनेस तो कोई एक ही यूज करता होगा। तो OAR का मतलब ये है कि बिजनेस ने अपने सारे खर्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ लिया और उसको एक रेट की शक्ल में कैलकुलेट कर लिया साल के शुरू में। 168 पर लेबर आर का मतलब यह है कि बिजनेस ने हिसाब किताब लगाया है कि अगर इस साल में हमारे वर्कर्स 1 घंटा काम करेंगे तो उनको जो पैसे देने वो तो अलग है, इतने रुपए के ओवरहेड्स भी हो रहे होंगे। ये इसका मतलब है। अगर उस बिजनेस ने ये नहीं, ये वाला फार्मूला लगाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? बिजनेस ने हिसाब किताब लगाया हुआ है कि मशीन 1 घंटा चलेगी तो इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे। अगर बिजनेस ये वाला नहीं, ये वाला तरीका यूज करता है, तो 84 पर यूनिट OAR का मतलब है कि इस साल हम जितने भी यूनिट्स बनाएंगे, 1 यूनिट बनेगा तो इतने रुपए के ओवरहेड्स होंगे। ये इस OAR का मतलब है।
है जी। अब इससे मैंने कहा था कि OAR जिस भी शक्ल का निकाला हुआ है, इस OAR को यूज करते हुए पर आर की जगह पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखाएं, परसेंटेज की जगह पर यूनिट कैलकुलेट करके दिखाएं, ये कहा था। तो इसका तरीका ये था कि अभी ये 168 पर लेबर आए, यानी 1 घंटा लेबर वर्क करेगी तो इतने ओवरहेड्स हैं। एक यूनिट के लिए कितने होंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक यूनिट के लिए घंटे फिर कितने लगेंगे। क्योंकि एक यूनिट के लिए आधा घंटा लगेगा। देखिए, अगर बिजली का बिल 1 घंटा एसी चलेगा तो 500 रुपए, तो आधे घंटे के लिए इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 1 घंटा लेबर काम करती है तो इतने रुपए ओवरहेड्स होते हैं। हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि एक यूनिट बनेगा तो कितने, तो हमें यूनिट का इसके साथ लिंक देखना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में घंटे कितने लगते हैं। आधा घंटा लगता है, तो 68 को आधे घंटे से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 84 क्या चीज निकल आएगी। इसको यूज करते हुए हमने क्या जान लिया, एक यूनिट बनेगा तो कितना एफओएच आएगा। तो OAR को यूज करके हम प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट में एफओएच का जो पोर्शन शामिल है, पोर्शन क्या, जब कल मैंने बात शुरू की थी तो 80 रुपए 90 रुपए निकालने में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच लिखा था ना, तो वो जो एफओएच की फिगर है ये वो निकाल लिया है। अगर बिजनेस OAR का तरीका ही ये वाला यूज कर रहा है तो फिर तो आंसर ही 84 पर यूनिट आ रहा है ना। लेकिन अगर कोई और तरीका यूज कर रहा है और इस OAR को यूज करते हुए हमें इवेंचुअली क्या निकालना है, एक यूनिट बनाने में कितना ओवरहेड आएगा, तो उसको यूज करने का तरीका यह है कि ये OAR क्या है, मशीन 1 घंटा चलेगी तो इतना खर्चा है, एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा है, तो देख लेंगे एक यूनिट बनाने में कितने घंटे मशीन चलानी पड़ेगी। तो एक यूनिट बनाने में कितने घंटे मशीन चलानी पड़ेगी, 0.6। तो एक यूनिट बनाने के लिए 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। ये पहले ही 84 पर यूनिट है। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि पूरे साल में जब भी काम होगा तो जितने रुपए का मटेरियल लगा करेगा उसके 70% के बराबर एफओएच का खर्चा भी हुआ करेगा। OAR का मकसद यह है, एक और मिसाल आई अभी अचानक, शायद आपको काम की लगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जो बड़े होते हैं घर के, वो अपने किसी ना किसी काम से बाहर जा रहे हैं, कोई बाजार जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर घर के बच्चे को भी किसी वजह से बाहर भेजना है तो उसको किसी ना किसी बड़े के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये जो ओवरहेड है ना, इसको किसी ना किसी बड़े के साथ जोड़ा हुआ, किसी के साथ जोड़ दिया है कि अगर लेबर इतने घंटे काम करेगी तो चलो 7 एफओएच भी इतना हो रहा होगा, मशीन इतने घंटे चलेगी तो एफओएच भी इतना इतना हो रहा होगा। तो बिजनेस ने अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए ओवरहेड्स को किसी ना किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ के एक रेट निकाला होता है, इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। अगर अभी भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो बस सब्र से चलते जाएं, जैसे जैसे सवालों में आगे बढ़ेंगे होगी बेहतरी। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको यूज करना है कि इसको यूज करके ये निकालना कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने एफओएच आएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है। अगर 5000 यूनिट्स बनाने के लिए 6 लाख रुपए का मटेरियल लगना है तो एक के लिए 100, जितने रुपए का मटेरियल लगेगा उसके 70% के बराबर एफओएच भी हुआ करेंगे। तो एक यूनिट बनाने के लिए इतने के एफओएच होंगे। लेबर आर, एक यूनिट बनाने के लिए आधा घंटा लगता है और उस वर्कर को 200-400 रुपए पर आवर देते हैं, तो एक यूनिट बनाने में कितने रुपए की लेबर लगेगी, 200 रुपए की। इस 42% का मतलब यह है कि जितना भी लेबर का खर्चा होगा उसके 42% के बराबर एफओएच का भी खर्चा होगा। तो इसका 42% ले लेंगे तो ये हर दफा 84 क्यों आ जाता है, क्योंकि डाटा वही लिया हुआ है। मैंने सेम डाटा को 6 अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है, एंड रिजल्ट तो वही 84 ही आ जाता है। यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचना है, एक सीढ़ियों का रास्ता है, एक दूसरी सीढ़ियों का रास्ता है, एक छलांग लगाने का रास्ता है, पहुंचना तो ग्राउंड फ्लोर तक ही है, तो मुख्तलिफ रास्ते हैं बस उसके। कुछ कुछ बन रही है बात कि नहीं। चले अब यहां से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एग्जाम क्वेश्चन एक क्लास में कर देता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं। अभी आप पढ़ लीजिए
इस चैप्टर में इलस्ट्रेशंस तो कोई नहीं डाली हुई, मैंने पास्ट पेपर्स ही डाले हुए हैं, तो उनमें ना आखिरी सवाल होगा। इस चैप्टर में आखिरी सवाल होगा। नई बुक में क्वेश्चन 13 है, पुरानी में शायद 12 होगा। स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है। पहुंचे? इसका पार्ट ए अभी नहीं पढ़ाया तो पार्ट ए छोड़ दें, पार्ट बी पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे।
चलें पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद इस सवाल के बाद मैंने आपको ना वो डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन देनी है। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। उस गहराई में जाए बगैर ये सवाल हो जाएगा, इसलिए पहले ये सवाल करा रहा हूं। अगर एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट, एक फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अगर एक बिजनेस है जो कपड़े से कपड़ा, क्लॉथ, फैब्रिक, उससे शर्ट सीता है, तो एक मशीन के अंदर वो कपड़े का थान जाएगा और छोटी छोटी शर्टें बाहर आ जाएंगी हैं। 3-4 तरह के काम होंगे। पहले हो सकता है वो मशीनें हों जो एक स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक उस फैब्रिक की कटिंग करती हों। फिर कोई और तरह की मशीनें होंगी, कोई और प्रोडक्शन हॉल होगा। जैसे आप यहाँ पर कैफ पढ़ने आए हैं, तो एक ही रूम में एक ही वक्त में आप इकोनॉमिक्स भी ठोस रहे हैं और लॉ भी पढ़े जा रहे हैं, और जब शाम को जाएंगे तो सब आपको आ गया होगा। भाई हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास है, तो हर काम के लिए ना जो प्रोडक्शन करने के लिए काम बांटे हुए हैं, उसके मुख्तलिफ तरह की मशीनें होती हैं, मुख्तलिफ तरह के वर्कर्स होते हैं। इन सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहते हैं। इस सवाल में किस डिपार्टमेंट का जिक्र है? अगर पढ़ा है सवाल, कटिंग डिपार्टमेंट का जिक्र है। तो ये मैंने आपको इस सवाल के बाद, यानी कल ही इन चीजों की हम लोग गहराई में उतरेंगे। अभी आज मैं आपको सवाल करा रहा हूं एक, और इसी तरह का एक सवाल होमवर्क भी दूंगा। उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की डिटेल बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना काफी है कि बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं और बिजनेस हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग ओएआर निकालता है। ये लिखा भी दूंगा मैं बात। अभी इस सवाल के लिए बस जबानी बोली है मैंने ये बात कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक का ओएआर अलग निकलता है। ये सवाल बस एक डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड मशीन आर रेट कैलकुलेट कर दें। इस मशीन आर रेट कहने से हमें एक हिंट ये मिल रहा है कि ओएआर की बेसिस मशीन आर है। ओएआर कब कैलकुलेट होता होगा? शुरू में, क्वार्टर का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है। साल के शुरू में तो हर साल ओएआर सेम रहेगा? नहीं ना, हर साल का डिफरेंट हो सकता है, खर्चे डिफरेंट होंगे, एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी। तो पिछले ईयर्स में कहीं इस डिपार्टमेंट में होती थी 5 मशीनें, और उन 5 मशीनों के इस्तेमाल के लिए एक ओएआर बनाया हुआ था जो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है 390 रुपए। इस साल हमारा एक छठी मशीन ऐड करने का प्लान है, और इस छठी मशीन से इस डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब जब छठी मशीन भी आ जाएगी, टोटल डिपार्टमेंट में 6 मशीनें हो जाएंगी, खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो मैनेजमेंट चाह रही है कि 2008 का अब हम एक नया ओएआर निकालें। ये मैंने आपको पहला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट ये समझाइए। 1 दिसंबर 2007 को एक नई मशीन खरीद ली ताकि 5 मशीनों की कैपेसिटी बढ़ा सके, और ये मशीन 2008 के शुरू में वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, फरवरी 2008 में। अब इस नई मशीन के आने की वजह से खर्चे भी बढ़ेंगे, और रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि छठी मशीन आने के बाद 2008 के लिए एक रिवाइज्ड ओएआर निकाल दें। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी और रिक्वायरमेंट की अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। पहला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट जी, ओके। पहला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट, छठी मशीन आने की वजह से 2008 ईयर का अब हम एक नया ओएआर निकालने लगे। 390 पुराना होता था कभी, लेकिन अब हमें एक नया ओएआर निकालना होगा। यहां तक ओके? अच्छा, अब डेटा क्या है? नई मशीन के दूसरे पैराग्राफ में कुछ आर्स बताए हैं, और उसके बाद दी रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 0.12345 बताए हैं। सवाल अगर पढ़ा है, ये नई मशीन के खर्चों की बात हो रही है या 5 मशीनों की भी साथ जिक्र आ रहा है? ये नई मशीन के खर्चे की बात हो रही है। कैसे पता? भाई कॉन्टेक्ट ही सारा नई मशीन का है। दी रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड, तो ये सारा नई मशीन के बारे में हो रहा है। तो हमने छठी मशीन का ओएआर निकालना है, छठी मशीन का नहीं। अब उस डिपार्टमेंट जिसमें 6 मशीनें होंगी, तो टोटल डिपार्टमेंट के खर्चे डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, ये करना है हमने। तो हमें सवाल में 0.12345 तो सिर्फ छठी मशीन के खर्चे दिए हैं। चलो बाकी 5 का भी ना कुछ हल निकालते हैं सवाल में। लास्ट पैराग्राफ उसकी कहानी है। तो सवाल की प्लानिंग क्या हो गई कि हमें इस डिपार्टमेंट के 2008 के टोटल बजटेड एफओएच निकालने हैं, और उसको डिवाइड करना है टोटल बजटेड मशीन आवर्स। ये सवाल की प्लानिंग भी समझ आई? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें टोटल बजटेड एफओएच चाहिए और फिर टोटल बजटेड मशीन आवर्स चाहिए होंगे। टोटल बजटेड एफओएच और सारी मशीनों के चाहिए। चले जो है उससे तो काम चलाए ना। पहले हम छठी मशीन के निकालते हैं। पहले न्यू मशीन से रिलेटेड निकाल लें
बाकियों के लिए देखते हैं कोई ना कोई हल होगा। चले जी तरतीब से नई मशीन के एफओएच निकालते हैं तरतीब से जी। सबसे पहले डेप्रीसिएशन, ये कहां है? ये पहले पैराग्राफ से पता चल रही है। 13 लाख कॉस्ट है, 1 लाख आरवी है, 10 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन कितनी बन गई? 13 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ 10 इंटू 11/12। ये कहां से आ गया भाई? मशीन अवेलेबल ही 1 फेब को होनी है, तो 2008 में मशीन ने होना ही 11 महीने है, तो इसलिए 11 महीने 1/10। पहले पैराग्राफ से ये एफओएच निकल रहा था। आगे न्यू मशीन विल बी अवेलेबल इतने आवर्स इतने आवर्स इतने आवर्स, ठीक है। आगे रिलेटेड एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इस सवाल में ना एक एम्बिग्विटी है। पुराने सवालों में खामियां ज्यादा होती थी, नए अब बहुत बहुत बेहतर हो गए हुए हैं। पुराने सवालों में कुछ खामियां होती थी, इस एम्बिग्विटी की वजह से जो मैं अब बताने लगा हूं, 2 अल्टरनेटिव आंसर हो सकते हैं, दोनों सही हैं। जो आज होमवर्क दूंगा उसमें भी यही मसला है, तो इसलिए पहले बता रहा हूं कि 2 तरीके हैं, दोनों ठीक हैं। एक इस सवाल में कर रहा हूं और दूसरी वैरायटी होमवर्क वाले सवाल में की है, दोनों बातें ठीक है। यानी जो मैं इस सवाल में कर रहा हूं वो होमवर्क वाले में भी किया जा सकता है, दोनों बातें सही हैं। दोनों बातें क्या? बिजली इस्तेमाल करने पे कितना खर्चा आएगा, क्या है सवाल में फिगर अवेलेबल? 10 यूनिट्स पर आवर, यानी जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके 10 यूनिट्स है? नहीं, ये बिजली के यूनिट्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर। ये बिजली यूजेज की बात हो रही है, जो बिल में यूनिट्स आते हैं ना, बिजली के यूनिट्स की बात हो रही है। और बिल 8.5 रुपए पर यूनिट, प्रोडक्ट वाला यूनिट नहीं, जो बिजली कंज्यूम हो रही है उसी की बात हो रही है। तो मशीन 1 घंटा चलेगी तो 10 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल होंगे और 1 यूनिट 8.5 रुपए का है। तो टोटल तक कैसे पहुंचे? हम तो पूरे साल के खर्चे ले रहे हैं। कितने घंटे मशीन चलेगी पूरे साल में? हाँ जी, 2600 के 2400 चलेगी। 2400 इट इज बजटेड दैट द मशीन विल वर्क फॉर 2600। दूसरा पैराग्राफ, लेकिन विल वर्क फॉर 2600। हाँ जी है? 2400 दूसरे पैराग्राफ का मतलब समझाता हूं, दूसरे पैराग्राफ का मतलब समझा रहा हूं। ये जो एसी है ये ऑन होते ही ठंडी हवा फेंकना शुरू कर देता है। कुछ मिनट कुछ सेकंड के बाद इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो ठंडी हवा देगा। अच्छा, अगर कभी इत्तेफाक हुआ, वैसे चांस कम ही होता है, लेकिन कभी इत्तेफाक हुआ हो कि आप फोटोकॉपी की दुकान पे सुबह सुबह पहुंच गए, उसने अभी भी दुकान खोली है, तो अब मशीन तो बंद करके गया था वो, तो मशीन ऑन करते ही फोटोकॉपी शुरू कर देगा। कभी ऑब्जर्व किया? कभी हुआ था जब मशीन बंद पड़ी हुई थी है? तो फिर वो ऑन करेगा, तो फिर है वो कहेगा थोड़ी देर अभी मशीन गर्म हो ले, थोड़ी चल जाए, फिर फोटोकॉपी शुरू करेगा। क्या समझा रहा हूं मैं? वो उधर वो लाल शर्ट के साथ और उसके साथ, आपके साथ वाला, हाँ क्या समझा रहा हूं? मशीन गर्म हो, ठीक। तो फिर क्या करें फिर? उसके बाद क्रेडिट सेल्स की क्या बात बताई थी मैंने? है नहीं बताई? कैश सेल वाली वो भी नहीं बताई। क्या किया था भाई, क्या कर रहे थे क्रेडिट सेल्स? तो फोटोकॉपी मशीन अगर ऑन की है तो वो ऑन करते साथ ही वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी, कुछ 2 4 5 मिनट लगेंगे। इसी तरह से जब फैक्ट्री रात को बंद कर गए फिर सुबह फैक्ट्री खोली तो शिफ्ट शुरू, बल्कि चलिए शिफ्ट नहीं कहता, सुबह जब वर्किंग शुरू होने लगेगी मशीनें ऑन कर दी, मशीनें ऑन करने के हो सकता है आधे घंटे बाद काम शुरू किया जाता हो, ये रोजाना होता होगा। अब वो जो शुरू वाला आधा घंटा है उस आधे घंटे में बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन रोजाना मशीन के स्टार्ट करने में आधे घंटे बाद काम शुरू होना, पूरे साल में मिला के ये 80 घंटे लग जाएंगे। ये पहले बुलेट पॉइंट का मतलब है। ये जो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे,
लेकिन इन 2600 घंटों में फॉलोइंग शामिल है। अच्छा, फॉलोइंग क्या है? पहला बुलेट पॉइंट, 80 आवर्स फॉर सेटिंग अप। ये वो है जो मैंने कहा रोजाना आधा घंटा लगा करेगा। ये मशीन सेटअप होने में, स्टार्ट होने में टाइम लिया करेगी। ये पूरे साल के मिला के टोटल 80 आवर्स है। 80। अच्छा, दूसरी मिसाल, ये मिसाल चले लड़कों की मिसाल। बाइक कभी ट्यूनिंग कराने गए हो? अच्छा, ट्यूनिंग करवा रहे हैं तो एंड पे ना एक बड़ा तकलीफ का काम होता है? वो पेट्रोल निकालते हैं। अच्छा, जब वो निकाल रहे होते हैं तो दिल में एक खिंच पड़ रही होती है, और थोड़ा करो ना, थोड़ा निकालो। पेट्रोल निकाल लिया, चलो पेट्रोल निकाल लिया, सफाई सफाई हो गई। उसके बाद वो पेचकस से वो पेट्रोल का फ्लो है ना, तो उस वक्त वो रेसें दे रहा होता है। अच्छा, वो जो रेसें दे रहा होता है तो वो अब्बा जी की बाइक समझ के रेसें दे रहा होता है, तो उस वक्त भी घबराहट हो रही होती है। वो जब प्लास से वो पेचकस से एडजस्ट करते हैं तो उस वक्त क्यों तकलीफ हो रही होती है? पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। अब इस दौरान पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि बाइक चल रही है, लेकिन वो चल के गलियों में निकल गई है? नहीं, वो तो वहीं खड़ी है। तो ये है, मेंटेनेंस के दौरान भी मशीन स्टार्ट रहेगी। तो मशीनों की प्रोडक्शन, मशीनों की जब मेंटेनेंस होती होगी तो उसको भी ऑन करके भी सफाई की जा सकती होगी। तो 120 घंटे वो निकल जाएंगे पूरे साल में। ये दूसरे पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ लें दोबारा, जो समझाइए आपको। हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ। अच्छा, अब ये जो 120 और 80 घंटे हैं, ये 2600 के अंदर शामिल है? शामिल है। इन 200 घंटों में, कौन से 200? इन 200 घंटों में मशीन बिजली इस्तेमाल कर रही होगी? कर रही होगी। लेकिन जो पॉइंट 1 की वर्डिंग है ना, पॉइंट 1 की वर्डिंग, वो वर्डिंग देखें, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब ये गैर इखलाकी हरकत है। अगर एग्जामिनर बस इतना कह देता कि मशीन यूजेस इतने यूनिट्स पर आर, तो फिर ठीक था। लेकिन उसने कहा है प्रोडक्शन के दौरान मशीन 10 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर जाएगी। अब इस एम्बिग्विटी की वजह से हम दो तरह से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक, वो जो बाकी 200 घंटे हैं उनकी बिजली के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो इग्नोर कर दें। दूसरा हल, उन 200 घंटों में भी इतनी ही बिजली इस्तेमाल हो रही होगी, तो बिजली तो पूरे 2600 घंटे इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, अगर 2600 घंटे और 1 घंटा बिजली चलेगी तो 10 यूनिट इस्तेमाल होंगे, और 1 यूनिट 8.5 रुपए का। अच्छा, अगर ये कहा होता सवाल में कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन 10 यूनिट पर आवर और ड्यूरिंग मेंटेनेंस 5 यूनिट पर आवर, तो फिर हम 2400 को 10 से मल्टीप्लाई करते और 200 को 5 से, फिर ऐसे सवाल सॉल्व होता। लेकिन ये कहा नहीं है, तो या तो ये अज्यूम कर लें कि उन 200 घंटों की बिजली नहीं बताई तो इग्नोर, सिर्फ 2400 ले लें, और या फिर उन 200 घंटों में भी इतनी ही बिजली थी तो पूरे 2600। 2400 से करेंगे वो भी सही है, 2600 से करेंगे वो भी सही। कितना बना? 221। अच्छा, यहां मैंने 11/12 नहीं किया, पूरा साल। भाई आवर्स की कैलकुलेशन है, ये तो डेप्रिसिएशन 1 साल की थी इसलिए महीने लिए थे, तो है ही टोटल आवर्स। पॉइंट 2, मेंटेनेंस पे लगेंगे 25,000 पर मंथ, तो इंटू 11, 275। अच्छा, वैसे तो मुझे उम्मीद है सबको पता ही है, लेकिन फिर भी कुछ मासूम बच्चे भी हो सकते हैं। ये 11 या 11/12? ठीक है ना, 11। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मशीन की पार्ट रिप्लेसमेंट का खर्चा होगा, को फिल्टर वगैरह, को नट बोल्ट वगैरह चेंज करते होंगे। कितना? 10,000 पर मंथ, 110। और मशीन का ऑपरेटर है, उसकी पर मंथ सैलरी है 9,000 पर मंथ जी, 99,000। और कुछ और खर्चे भी होंगे जो 5,000 पर मंथ होंगे। ये तो इंक्रीज कह रहा है। देखें, पहली 5 मशीनों के कुछ और खर्चे हैं
ये सब एक्स्ट्रा वाले ही हैं। तो कुछ और खर्चे जिनका उसने नाम देना मुनासिब नहीं समझा, बस कहा अदर ओवरहेड्स, इस छठी की वजह से 5,000 वो भी और होंगे। तो वो जो 5,000 है वो इस छठी मशीन के ही हैं। अदर ओवरहेड्स हो जाएंगे 5,000 पर मंथ, 55,000। पहले पैराग्राफ से डेप्रिसिएशन है और 0.1 से लेके 0.5 तक ये सारा कुछ सामने किसी खर्चे का पूछना है तो बताएं। जी बेटे, पहला पैराग्राफ और 0.1 से 0.5 तक कर क्या रहे हैं हम लोग? सवाल का प्लान दोबारा, हम लोग टोटल बजटेड एफओएच निकाल रहे हैं सिर्फ छठी मशीन के, सारी मशीनों के, और उनको फिर सारी मशीनों के टोटल आर से डिवाइड करेंगे। लेकिन अभी तो सामने सिर्फ नई मशीन के हैं। अगर किसी तरह बाकी 5 के भी पता चल जाए तो वो भी यहां ऐड कर लें। चले देखते हैं, कोई हिसाब लगाते हैं। एग्जिस्टिंग मशीन्स का होगा कोई ना कोई हल, लिखता हूं मैं यहां। उसके बाद जब इसका टोटल करेंगे तो ये OAR का न्यूमरेटर मिल गया। अगला काम, टोटल बजटेड मशीन आवर्स, सिर्फ छठी मशीन के, सबके, न्यू मशीन के भी और एग्जिस्टिंग मशीन के भी। निकालता हूं तो रिवाइज्ड OAR हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। आर्स पे आता हूं, इस सवाल पे आता हूं वापस। एक और मिसाल समझें। एक तो है ना हॉस्टल, उसके अलावा बाज़ औक़ात होता है कि कोई फ्लैट या घर किराए पे लिया होता है, कोई 3-4 लोग मिलकर रह रहे होते हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा है तो चलो उसके पास रेडी एग्जांपल होगी। अगर कोई है ऐसा, कुछ 3-4 लड़के फ्लैट किराए पे लेके रह रहे हैं, हॉस्टल में कुछ हॉस्टल नहीं मिल रहा था तो एक कमरा फ्लोर किराए पे लेके 4 लड़के रह रहे हैं। महीने का खर्चे का क्या हिसाब किताब होगा? पर हेड कैसे निकालेंगे? सारे खर्चे डिवाइडेड बाय रहने वाले लोग, ठीक है? तो हर उस महीने का पर हेड खर्चा निकल आएगा। अब फैमिली पे आते हैं। अगर एक फैमिली में टोटल लेट से 6 फैमिली मेंबर हैं और 3 लाख महीने का फैमिली का खर्चा है, तो पर हेड क्या बना? 50,000। इसका मतलब पर हेड इतने रुपए खर्चे हैं। अब इस फैमिली में अम्मा अब्बा कर लें, 2 बड़े हैं कमाने वाले और 2 छोटे बहन भाई हैं। तो कमाने वाले और अब्बा जी बूढ़े रिटायर्ड हैं, कमाने वाले कितने हो गए?
है टोटल 6 लोग, लेकिन कमाने वाले 2 हैं। अब अब्बा जी ने उनके जिम्मे लगाना है कि भाई कमा के लाओगे तो घर का खर्चा चलेगा, तो कम से कम कितने कमा के लाओगे, दोनों को टारगेट देना है। तो एक बेटे को कितना टारगेट दें, इतने कमा के लाओ, 1.5 लाख। कैसे 1.5 लाख, डिवाइडेड बाय 2। लेकिन पर हेड खर्चा तो 50,000 था, ये 1.5 लाख कैसे हो गया? 6 लोगों का पर हेड हाँ 50 बनता है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिसने कमा के लाके देना है उसको तो पता हो ना कम से कम कितना खर्चा पूरा करना है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 2 बंदों का खर्चा है, खर्चा 6 का है, लेकिन डिवाइडेड बाय हम सिर्फ वो कर रहे हैं जिन्होंने कमा के देना है। अब ये वाले 2 लोग हैं, इनमें से हर एक का अपना खर्चा 50 है, लेकिन फिर उसके हिस्से में 1.5 लाख क्यों आ रहा है? क्योंकि बाकियों का भी लाख इसी में एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी ने वो एब्जॉर्ब करना है, इसी ने कमा के देना है। तो खर्चा सबका, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ जिन्होंने कमा के देना है। अब ये एक रेट निकल आया, उस कमाने वाले को पता है कि इतना खर्चा मैंने पूरा करके देना है तो घर का खर्चा चलेगा। न्यूमरेटर में खर्चा सबका, डिनोमिनेटर में जिन्होंने कमा के देना है। तो अब इसका जो आंसर निकलेगा, इसमें उन कमाने वालों का अपना खर्चा भी शामिल है और बाकियों का भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है। ये टोटल खर्चा, सारी मशीनों का टोटल खर्चा, और हमने इनको डिवाइड करना है आर से। खर्चा सबका है, लेकिन डिवाइड कितने आर से करना है? जिन्होंने कमा के देना है, यानी जो वर्किंग प्रोडक्शन आर थे। तो खर्चा टोटल लेना है, लेकिन ओएआर निकालने के लिए डिनोमिनेटर में क्या रखना है? जिन्होंने कमा के देना है। तभी हम कहते हैं कि ये सारे खर्चे उन पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसलिए इसको ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर में 2600 लिख देने पूरे, नहीं 200 निकाल लेंगे। इसी तरह पुरानी मशीनों में 12,500 माइनस खर्चे सारे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ जिन्होंने कमा के देना। यहां तक भी सब ठीक है? अब क्या रह गया? एग्जिस्टिंग मशीनों के खर्चे। एग्जिस्टिंग मशीनों के खर्चे, उन्होंने टोटल खर्चे बताने की बजाय एक पहेली सी ये बनाई कि आपको ना पर आर की फिगर बता दी। तो हमें तो टोटल करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल आर से। पर आर क्या बताया आपको? 390। ये टोटल तक पहुंचना है ना, ताकि ये न्यूमरेटर पूरा हो जाए। इनटू 12,500 या 11,600? अच्छा, क्यों 12,500? क्योंकि खर्चा टोटल लेना है। देखिए 2600, 2400, तो मल्टीप्लाई बाय क्यों 11,600? हाँ, यानी 11,600। अच्छा, 12,500। कितना बना? 4,5। हाँ जी, 11,600। क्यों? सवाल है क्यों? जब ऊपर 2600 है तो फिर यहां भी 12,500 लेना चाहिए था। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये तो बिजली की कंजम्पशन निकाली है, पर आर दिया था, फिर जितने, यानी ये ऐसे ही है कि रोटी का खर्चा इतना है, एक बंदे की रोटी का खर्चा इतना है, तो मल्टीप्लाई 6 से करूं 2 से? वो जो मिसाल दे रहा था 6 से। बिजली का खर्चा इतना है, दवाइयों का खर्चा इतना है, दवाइयों का एक बंदे का खर्चा इतना है, तो अज्यूमिंग कि सारी दवाइयां खाते हैं, तो इनटू 6 के 2 6। ये हम लोग खर्चे उन नामों के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर इस मिसाल में आता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि ये नहीं पता, नहीं ये नहीं पता, ये पता है, ये नहीं पता, ये कितने लोगों का खर्चा है? 6 का कि 2 का? 6 का, 6 लोगों का है। अगर नहीं पता तो क्या करूं? 150 को 6 से मल्टीप्लाई करो कि 2 से? लेकिन
आंसर जो निकलेगा वो कितने लोगों का खर्चा? 6 का। तो मल्टीप्लाई तो 2 से किया, लेकिन खर्चा तो 6 लोगों का निकला, तो मल्टीप्लाई तो 2 से किया। जब हम खर्चों के नामों के हिसाब से कैलकुलेशन कर, रोटी का इतना खर्चा, कपड़े का इतना, दवाइयों का इतना, वो तो खर्चे के एतबार से कैलकुलेशन हो रही थी। ये सिर्फ रिवर्स कैलकुलेशन की। हमने 150 को 2 से डिवाइड करने की नहीं बात की। बात यह है कि 6 लोगों का खर्चा 2 से डिवाइड किया था तो 1.5 लाख निकला था। अब अगर आपको यह फिगर नहीं पता तो रिवर्स चल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 से, इसलिए क्योंकि वो 2 लोगों का खर्चा है। नहीं, खर्चा वो 6 लोगों का है, लेकिन 1.5 लाख निकला कैसे था? 1.5 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ था? 2 से डिवाइड करके। इसलिए टोटल तक पहुंचने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 390 क्या दिया हुआ है सवाल में, लास्ट पैराग्राफ। ये पहले ओवरहेड्स की रिकवरी का रेट था, यानी ये उन 5 मशीनों का OAR था। OAR निकला कैसे था? उन 5 मशीनों के टोटल खर्चे लिए होंगे, लेकिन उनको डिवाइड 12,500 से किया होगा, नहीं 11,600 से, तो 390 निकला होगा। क्योंकि 390 OAR निकाला था, तो टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले आर्स, तो 390 आया था। अब अगर हमने ये फिगर निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई 11,600 से कर रहे होंगे, तो इससे वो 11,600 आर्स का खर्चा आएगा टोटल। तो फिर 11,600 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 390 निकला ऐसे था। हम रिवर्स जाके फिर इसको टोटल तक पहुंच रहे हैं। ये जो 390 है ये OAR निकाला गया था, और वो निकाला ऐसे गया था कि सारे खर्चे यानी पूरे 12,500 के खर्चे डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले आर्स, तो 390 निकला था। तो अब अगर हमने ये फिगर निकालनी है तो इससे रिवर्स चल के निकालना है, इसलिए इंटू 11,600। कितना बना न्यूमरेटर? 53 385 पॉइंट जी जी 390 निकालने के लिए ये जो ऊपर खर्चे बने होंगे उन 5 मशीनों के खर्चे भी ऐसे ही बने होंगे। वो सवाल वाले ने आपसे कैलकुलेट नहीं करवाए, वरना अगर उन 5 मशीनों का OAR निकालना होता तो इसी तरह से खर्चों की लिस्ट बनी होती ना। उन 5 मशीनों की रेफरेंस आती, उन 5 मशीनों की बिजली आती, तो वो बिजली कैसे कैलकुलेट होती? 11,600 या 12,500? 12,500। तो आपको वो टोटल फिगर दी नहीं है, वरना असल में ये ऐसे ही कैलकुलेट हुई होगी। ऊपर 12,500 आर्स के ही खर्चे आए होंगे, लेकिन हमसे जो पहली सॉल्व कराने का रास्ता लिया है ना, वो रास्ता लिया है 390 से। तो हम इस फार्मूले से उल्टे चले, क्योंकि 390 निकला ऐसे होगा कि सारे खर्चे ऊपर लिखे होंगे, लेकिन डिवाइड सिर्फ कमाने वालों से किया होगा, तो 390 आया होगा। अब हम ये मिसिंग फिगर जानना चाह रहे हैं, तो इसकी रिवर्स वर्किंग से हम मिसिंग फिगर तक पहुंचे। जी बेटे, इस सवाल की अंग्रेजी पूरी पढ़ लें, किसी पॉइंट में कोई परेशानी है तो बताएं।
अच्छा ये वाली फिगर, ये सवाल डन, ओके। चले एक वैरायटी फिर जबानी सुने। ये फिगर कितनी मशीनों का खर्चा है? 5 का। कितनी मशीनों के अर्ज है? 5 के। अगर इस सवाल में ऐसे होता, अगर कि हम ये छठी मशीन नहीं ला रहे, 5 में से एक फेंक देंगे, उसकी जगह ये ले आएंगे, रिवाइज OAR निकाल दें, यानी इन टोटल मशीनें 5 ही रहेंगी। अब भी पहले जो 5 थी उनमें से एक, सब एक जैसी थी, उनमें से एक को निकाल के अब ये 5वीं मशीन ला रहे, तो पुरानी खत्म, नई आ जाएगी। तो इस सवाल पे क्या फर्क पड़ता? बाकी सारा सवाल का डाटा यही होता, और अब कहते हैं ये नया रिवाइज्ड OAR निकाल दें, क्या फर्क पड़ता सवाल पे? ये कितनी मशीनों का है, लेकिन ये तो फिर अगर हमने शामिल कर दिया तो 6 हो जाएंगे। तो फिर हम ये फिगर निकालते जरूर, लेकिन 4/5 कर देते। इसी तरह 11,600 जरूर लेते, लेकिन 4/5 कर देते। फिर ऐसे होता सवाल। होमवर्क वाले सवाल में यही वैरायटी थी। होमवर्क सवाल है तीसरा चौथा होगा शायद, ऑटम 22, ऑटम 2022, ये मेरी बुक में है तीसरा। ये आपको सवाल पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि इसी को देख के एग्जामिनर ने बनाया था। और ये ना कॉस्ट में अक्सर चलता है, रीसेंट अटेम्प्ट्स में भी आप देखेंगे तो पुराने पुराने सवालों को देख के नए सवाल बनाए हुए बहुत होंगे इस तरह के सवाल। ऑटम 22 बुक में क्वेश्चन 3 है, वीनस लिमिटेड के नाम से। मिल गया? तो ये होमवर्क है, ये वाला सवाल। अच्छा ये सवाल चूंकि आपको दिया ही एक डिपार्टमेंट का डाटा था, तो मैंने गहराई बगैर बताए आपको डायरेक्टली सवाल करा दिया। अब असल मसले पे आते हैं। OAR कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? प्रॉब्लम ये होंगी कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे। तो एक फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स की डिस्कशन समझ लेते हैं, और मिसाल ले रहा हूं मैं, सिर्फ ये सिर्फ मिसाल ले रहा हूं। अगर फैब्रिक से शर्ट्स बनती हैं, अच्छा ना आपकी फैक्ट्री है ना मेरी फैक्ट्री है, इसलिए जो मिसाल बना रहा हूँ बस एम ही बना रहा हूं मिसाल। हो सकता है कि ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गई शर्ट्स हैं, फिनिश गुड्स। हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट हो जहां पर, मतलब प्रोडक्शन हॉल हो जहां पर कपड़े की कटिंग होती हो, उसको कह देते हैं कटिंग डिपार्टमेंट। फिर यहां से कपड़े की कटिंग होने के बाद वो कटा हुआ कपड़ा आगे एक और प्रोडक्शन हॉल में जाता हो और वहां पर उसकी सिलाई होती हो, इसको कह देते हैं स्टिचिंग डिपार्टमेंट। अच्छा सिर्फ ये कहानी बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि शर्ट बनने में ऐसे 3 डिपार्टमेंट ही होते हैं, बस बात समझाना चाह रहा हूं। शर्ट सिलाई हो गई सारी, उसके बाद हो सकता है इसमें बटन लगने हैं, कॉलर लगना है, और फिर प्रेस होके पैकेट बन जाना है, इसको कह लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट। तो कपड़े से प्रोडक्ट बनने तक ये इन 3 डिपार्टमेंट से होता हुआ गुजर रहा है। इन डिपार्टमेंट्स में मशीनें होंगी बहुत सारी, तो उनकी कोई सफाई सुथराई भी करनी होती होगी, मशीनें खराब भी होती होंगी, तो इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट हो सकता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। फिर हो सकता है इन फैक्ट्री के मजदूरों को खाना भी खिलाया जाता हो, तो एक कैंटीन डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो ये जो कपड़ा है ये यहां से साफ सुथरा होके रोटी छोटी खाता हुआ जा रहा है? कपड़ा तो यहां से नहीं गुजर रहा, कपड़ा तो ये इधर से निकल के यहां चला गया, लेकिन ये भी तो डिपार्टमेंट ही है फैक्ट्री के। क्यों बने? इनकी जिंदगी का मकसद क्या है? असल में तो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी ना, यहां से यहां तक का जो सफर है वो इन डिपार्टमेंट से गुजरना था। ये क्यों बनाए? ये इनकी सपोर्ट के लिए है। तो ये जो ऊपर वाले 3 डिपार्टमेंट हैं इनको कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। इनको मैं आइंदा प्यार से पीडी कहा करूंगा। और ये जो उनकी मदद के लिए बनाए गए हैं इनको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स।
और इनको प्यार से एसडी कह लिया करेंगे। यानी एक फैक्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम कैटेगरीज के हिसाब से दो बना देते हैं, या वो पीडीज होंगे या एसडीज होंगे। इन एसडीज में खर्चे नहीं होंगे, यानी ओवरहेड तो पूरी फैक्ट्री के अंदर होंगे, लेकिन प्रोडक्ट ने जो अपनी जिंदगी का सफर है वो पीडीज में से गुजारना है। तो फिर जब गुजरना पीडीज में से है तो OAR, अच्छा ज्यादा बेहतर क्या है, पूरी फैक्ट्री का एक ही OAR हो या हर पीडी का अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे ही होता है कि प्रैक्टिकली मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं तो OAR कैलकुलेट किया जाता है हर पीडी का अलग अलग। और हर पीडी के अलग अलग बेस हो सकती है, हो सकता है इसमें लेबर आवर्स यूज होता हो सकता है इसमें मशीन आवर्स यूज होता हो, तो वो मैनेजमेंट की मर्जी है। तो कोई ना कोई अप्रोप्रिएट बेसिस यूज करते हुए हर पीडी का अलग अलग OAR निकलता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट में सारे खर्चे कवर होने चाहिए ना, अभी तो यही समझा रहा, सारे खर्चे होने चाहिए, तो इन बेचारों का क्या? तो हमें कुछ हल करने पड़ेंगे कि इनके खर्चे भी किसी तरह इसमें कवर हो जाएं। तो इनके खर्चे कैसे कवर करने हैं, यही चीज है जो आपको आगे अब सिखानी है मैंने, कि इसको मैं कह देता हूं कि कम्युनिकेशंस इन कैलकुलेशन ऑफ OAR। तो इसको ना मैं दो केसेस में बांट रहा हूं। एक केस कह लेते हैं कि डिपार्टमेंट तो मल्टीपल हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ही होंगे, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनता होगा, प्रोडक्ट एक बनता होगा। और दूसरा केस बना लेता हूं, डिपार्टमेंट तो मल्टीपल हैं लेकिन वो बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता होगा। तो अब मैं OAR की कैलकुलेशन में मुश्किलें डाल रहा हूं, यानी अभी तो इस सवाल में इसलिए जरूरत नहीं थी सारा कुछ बताने की क्योंकि बस एक डिपार्टमेंट का डाटा था। असल में ऐसे नहीं होगा, असल में पूरी फैक्ट्री के खर्चे दिए होंगे, मल्टीपल डिपार्टमेंट दिए होंगे, तो मसले का हल कैसे निकलेगा, इसको मैंने कह दिया कॉम्प्लिकेशन इन कैलकुलेशन ऑफ OAR। इसको मैं दो केसेस में बांट रहा हूं, एक सिखाऊंगा जिसमें एक ही प्रोडक्ट बिजनेस बेचता होगा और एक सिखाऊंगा जिसमें बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता होगा। कल मैंने सुनाई थी कोई नहीं, क्या बोला? हाँ 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 ठीक है। अच्छा वैसे तो आप अभी करंटली इंडिविजुअली शायद इस पोजीशन में ना हो गई आपके काम की हो, आइंदा के लिए याद रख लें टारगेट, और अगर
अभी अम्मा अब्बा का ध्यान दिला सकते हैं किसी तरफ तो जरूर दिलाएं। एग्जाम की तैयारी के लिए सारा सिलेबस तो कवर करना ही होता है, सारा सिलेबस तैयार करना है, पेपर में सारा सिलेबस टेस्ट हो सकता है। अगर कुछ ऐसा होता अगर कि एक छोटा सा टॉपिक ऑप्शनल होता, मतलब अगर सिलेबस में लिखा होता कि ये ऑप्शनल टॉपिक है, करना है तो कर ले, नहीं तो कोई मसला नहीं, और साथ ये एग्जामिनर यानी आई कैप ये कहता कि सिलेबस का हिस्सा तो चलो नहीं है, आप बाकी सिलेबस तैयार करें, पेपर दें, लेकिन हमने इसमें से अगर सवाल पूछा होगा वो ऑप्शनल सवाल, ऑप्शनल, वो सवाल जिसने ठीक कर लिया उसको पास, पक्का पास, तो है तो ऑप्शनल, तो करेंगे तैयार कि नहीं है? ऑप्शनल है, करेंगे, सिर्फ वही करेंगे नहीं, अगर इस मिजाज से चलेंगे तो वो भी नहीं होना, फिर कहेंगे अच्छा चलो एक ही टॉपिक तो है, देखेंगे एंड पे, और फिर एंड आ जाना, फिर वो टॉपिक भी नहीं होना। तो ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप बाकी ना करें तो वो सिर्फ वही कर ले, नहीं, लेकिन प्रेफरेंस उस टॉपिक की होगी, या ऑप्शनल कह के छोड़ देंगे, प्रेफरेंस होगी ना, क्योंकि अगर वो सवाल आगे बेशक ऑप्शनल है, ठीक है, बाकी 100 में से नंबर ले लें, लेकिन अगर वो सवाल क्लिक कर लिया तो उसका इतना बड़ा रिवॉर्ड है कि पेपर पास, तो प्रेफरेंस होगी ना। एक ना बहुत रिवॉर्डिंग काम है, और अभी तो आप इस पोजीशन में नहीं है, जब भी कभी हो तो इसको जिंदगी में टारगेट रखिएगा। फैमिली में शायद आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि कोई शख्स मर जाता है ना, तो वैसे तो फिल्मों ड्रामों में होगा ही, लेकिन फैमिली में भी शायद आपके ऐसे देखा हो आपने, जानने वालों में, कि अगर तो वो बिजनेस कर रहा था तो उसके बिजनेस पे होता सबसे पहले कब्जा, और बच्चे रुल जाते हैं उसके, बीवा भी रुल जाती है, बच्चे के रुल जाते हैं, वो बच्चे ही हैं, उनको वो कहाँ बिजनेस संभालेंगे आके, तो उसके बिजनेस पे हो जाता है कब्जा। बच्चे अम्मा के साथ अगर ननियाल जिंदा हुए तो वहां चले जाएंगे। ये जो यतीम है ना, इसका माल खाना तो जो गुनाह है वो है, लेकिन एक बड़ा रिवॉर्डिंग काम ये है। बुखारी 6005, सईदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये देखिएगा, ये और ये मेरी दो उंगलियां मैंने जोड़ी नहीं है, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह हूं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगलियों के इशारे से बताया, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो कभी जिंदगी में मौका मिला ना तो उसको टारगेट जरूर रखिएगा। चलें, अच्छा अभी बैठे, ठीक है, अल्लाह हाफिज।